Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number first, heredity and evolution of class 10. तो बच्चों, इस पिछले वीडियो में हमने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो इवोल्यूशन जो है, ये इवोल्यूशन की वजह से आज हमारे धरती के ऊपर जो करोड़ों प्लांट और एनिमल्स दिखते हैं, एनिमल्स और प्लांट की अलग अलग प्रजातियां दिखती है, उनमें बायोडाइवर्सिटी दिखती है, ये सभी इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। इवोल्यूशन के बारे में अलग अलग तरह की थेरीज भी अलग अलग साइंटिस्ट ने रखी है। उसमें से ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वाइडली एक्सेप्टेड थेरी है। तो ये सभी थेरीज हमें क्या बताती है? तो सभी थेरीज हमें बताती कि इवोल्यूशन हुआ है और इवोल्यूशन की वजह से अलग अलग तरह की प्लांट्स और एनिमल्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी प्रजातियां हमारे धरती के ऊपर तैयार हुई है और इसके लिए 300 करोड़ साल लगे हैं। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। लेकिन सच में इवोल्यूशन हुआ कि नहीं, इसके लिए क्या सबूत है? तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के लिए कुछ एविडेंस है कि नहीं, सबूत है कि नहीं, उसके लिए क्या क्या प्रमाण है, तो इस प्रमाण के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो इवोल्यूशन के बारे में जो कोई भी थेरीज जो अब तक रखी हुई है, उन सभी थेरीज हमें क्या बताती है? तो इवोल्यूशन इज अ एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस। तो इवोल्यूशन जो है कभी न खत्म होने वाली बदलाव की एक प्रक्रिया है। प्लांट्स और एनिमल्स में बदलाव आते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पेसिफिक कैरेक्टर में बदलाव आते हैं और जिसकी वजह से नई स्पीसीज और नई प्रजाति जो है यहाँ पे जन्म लेती है। तो ये सब इवोल्यूशन थ्योरी बताती है। लेकिन इवोल्यूशन के लिए एविडेंसेस क्या है, इन एविडेंसेस के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है बच्चों। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए अलग अलग एविडेंसेस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहला एविडेंस जो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसके बारे में मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या अवेलेबल है इवोल्यूशन के लिए, ये भी हमें पढ़ना है। दूसरा है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या क्या अवेलेबल है इवोल्यूशन के लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है इवोल्यूशन के लिए कैसे प्रमाण देता है। देन पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजी क्या होती है और पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो है इवोल्यूशन के बारे में क्या बताते हैं। देन कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स क्या होती है और कनेक्टिंग लिंक्स का इवोल्यूशन के साथ क्या संबंध है। और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है, इन सभी एविडेंसेस के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है बच्चों? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। तो सिंपल भाषा में बताना है तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जो कैरेक्टर्स हमें बाहर से दिखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म से, कोई भी सजीव है, इसके बाहरी कैरेक्टर जो हमें दिखाई पड़ते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। जैसे कि हमारे स्किन का कलर क्या है, हेयर कैसे है, आंखों का रंग कैसा है, कान कैसे है, नाक कैसे, ये सभी मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ पे एक पिक्चर है। केयरफुली ऑब्जर्व दिस पिक्चर एंड फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज अमॉन्ग दिस एनिमल्स। तो इन सब, ये जो पिक्चर है एनिमल्स का पिक्चर है, ये तीनों एनिमल्स है। तो देखते ही हम इसे पहचान जाते हैं कि एनिमल्स है। क्यों एनिमल्स है? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, वो एनिमल में हमें दिखता है। यहाँ पे सभी एनिमल्स जो है, सभी को आंखें है, सभी को मुंह है, सभी को नाक है, कान है और उनके बॉडी के ऊपर हेयर्स है। दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। वी कैन फाइंड द सिमिलैरिटीज इन दिस कैरेक्टर्स, दैट इज द they are having a mouth, that is the structure of mouth, then the position of eyes in that organisms। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, तीनों के अंदर नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर जो इसमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है। ईयर पिन्नी तीनों का मूवेबल है, ये इसमें सिमिलैरिटी है। एंड देयर इज अ थिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स ऑन देयर बॉडी। तो ये सभी कैरेक्टर्स ये तीनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर है और तीनों में ये सिमिलैरिटी है। तीनों में क्या है? ये सिमिलैरिटी। अब देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट की पिक्चर है और तीनों अलग अलग तरह के प्लांट्स है। दिस इज द प्लांट ऑफ मैंगो, गावा एंड दिस वन इज द प्लांट ऑफ दिस इज चिकू एंड गावा। तो तीनों अलग अलग प्लांट्स है, बट सम कैरेक्टर्स आर कॉमन इन दिस प्लांट्स। तीनों के अंदर कैरेक्टर्स कॉमन है। तीनों के अंदर जो देखिए लीप, देखिए शेप ऑफ लीप का शेप देखिए, तीनों के अंदर जो है इसमें सिमिलैरिटी हमें पाई जाती है। देन लीफ वेनेशन में हमें जो है इनमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है।
और क्या सिमिलरिटी दिखाई देती है, पेटियोल्स के अंदर सिमिलरिटी दिखाई देती है। दे ऑल दिस प्लांट्स दे आर हैविंग द फ्लावर्स एंड दे बियर्स द फ्रूट्स। एंड ये सिमिलरिटीज हमें क्या बताती है? द सिमिलरिटीज फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन शोज दैट देयर इज, दिस इंडिकेट्स दैट some of the characteristic of these organisms are similar and it indicates their origin have the same, they have the same origin and must have the common ancestor। तो ये जो है ये एक ही जगह से इनकी ओरिजिन हुआ है और इनके जो पूर्वज है वो सेम है, बिकॉज सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर कॉमन इन दिस दोज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये जो है ये एनिमल्स जो है, एनिमल्स के अंदर कुछ कैरेक्टर जो है वो सेम है, तो इसकी वजह से दे आर अराइजेस फ्रॉम द कॉमन ओरिजिन। तो इनका एक ही ओरिजिन है। जैसे हमने इवोल्यूशन में पढ़ा है, पहले जो प्रोटोप्लाज्म तैयार हुआ, प्रोटोप्लाज्म से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वैसे इनका एंसेस्टर जो है, पूर्वज जो है ये सेम है और एक ही पूर्वज से इनकी निर्मित हुई है। अब ये जो सभी प्लांट्स हुए, इन सभी प्लांट्स के अंदर कुछ कैरेक्टर कॉमन है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि दे आर हैविंग द कॉमन एंसेस्टर। इनका पूर्वज जो है वो एक ही है एंड दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। अब सेकंड एविडेंस है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमी क्या होती है बच्चों? जैसे मॉर्फोलॉजी जो है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, तो एनाटॉमी हमें इंटरनल कैरेक्टर्स के बारे में बताता है। तो एनाटॉमी इज द स्टडी हाउ द डिफरेंट organs of the organisms are connected and how they are related with the other organs of the organism। तो anatomical evidence means the internal organs, internal organs का स्टडी जिसमें किया जाता है उसे एनाटॉमी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, तो इन पिक्चर के अंदर केयरफुली ऑब्जर्व दिस पिक्चर, बट यू डज नॉट फाइंड एनी सिमिलैरिटीज, दैट इज स्पेसिफिक सिमिलैरिटी इन दीज ऑर्गन्स। तो इसमें कोई सुपरफिशियल सिमिलरिटी आपको नहीं दिखाई देगी। दिस इज द ह्यूमन हैंड। ये जो पहला पिक्चर है ये ह्यूमन हैंड का है। सेकंड पिक्चर इज द ये कैट्स का 4 लेग्स जो है, कैट नहीं ये है ऑक्स, 4 लेग ऑफ ऑक्स, ऑक्स का 4 लेग्स है। और दूसरा जो है पैटेजियम ऑफ बैट, बैट का पैटेजियम, बैट के जो बैट को आपने देखा होगा, इट इज द फ्लाइंग मैमल्स। तो उड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज करते हैं उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर है। और दिस इज द फ्लिपर ऑफ व्हेल्स, सबसे बड़ा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एनिमल्स के अंदर व्हेल है। तो इसके फ्लिपर्स जो है, ये चारों ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है इस पिक्चर में हमें दिखाई देते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसमें हमें कोई सिमिलरिटी नहीं दिखती है। और दूसरी बात जो है, सिमिलरली दीज ऑर्गन्स, द यूज ऑफ दीज ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन दोज ऑर्गेनिजम्स। इनका यूज जो है इन ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग है। अब देखिए ये जो है दिस इज द हैंड ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन हैंड हमें पता है, वी यूज द हैंड्स फॉर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देन दिस 4 लेग्स ऑफ द बुल, 4 लेग्स ऑफ द बुल इज यूज फॉर वॉकिंग एंड मूवमेंट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन पैटेजियम ऑफ बैट, पैटेजियम ऑफ बैट इज यूज फॉर फ्लाइंग in the air and flippers of whale is used for stirring in the swimming while swimming। तो जो whale जो है जब स्विम करता है तो स्टरिंग के लिए, नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो है प्रे को कैप्चर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनका यूज भी अलग अलग है और स्ट्रक्चर भी हमें अलग अलग दिखाई देता है। बट इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द skeleton of these organs of the 4 different organisms, we can find there is the similarity in their structure। ये है स्ट्रक्चर ऑफ बोन, इनके बोन्स के स्ट्रक्चर में हमें सिमिलरिटी दिखाई देती है। एंड ऑल्सो देर इज द सिमिलरिटी इन बोनी जॉइंट्स, इनके जो जॉइंट्स है, ये जो जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स में भी हमें सिमिलरिटी दिखाई देती है। सभी के अंदर जो जॉइंट्स है ये सिमिलर जॉइंट्स यहां पे है। एंड दिस सिमिलरिटी in these organisms indicates the common ancestry, that all organisms, these animals may have the common ancestor। इन सभी का ancestor, इन सभी का पूर्वज जो है एक ही है, एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं और धीरे धीरे इनमें जो है कुछ कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट तरह से अलग अलग एनवायरमेंट के अंदर इवॉल्व हुए थे, जिसकी वजह से ये चारों ऑर्गेनिजम्स अलग हुए। अब देखेंगे बच्चों
तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन है, नोज, नॉस्ट्रिल, देन ट्रकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वोली। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स है। तो सभी ऑर्गन्स के बारे में तो मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पे। तो आपको भी सबको पता है हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी अलग अलग है, हमारी आईज, नोज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, तो एटसेट्रा। तब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ द ऑर्गन यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, इन सभी ऑर्गन्स का हमें यूज होता है क्या। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, नो, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल टू द ऑर्गेनिजम्स। तो मोस्टली द ऑर्गन्स आर यूजफुल, बहुत सारे ऑर्गन्स जो है हमें यूजफुल है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन उसका हमारे बॉडी को कोई भी यूज नहीं होता है। एंड सच यूजलेस ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो इस यूजलेस ऑर्गन्स को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो फिर इस बॉडी के अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों प्रेजेंट है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है यूजलेस ऑर्गन्स है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा क्यों। दिस वेस्टिजियल ऑर्गन्स गिव्स द एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। तो ये एविडेंस इवोल्यूशन का एक प्रमाण है, एविडेंस का इवोल्यूशन का एक क्या है, सबूत है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। व्हाट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों, डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। डीजेनरेटेड यानी कि जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं या अंडर डेवलप है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, उस ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहा जाता है। तो बच्चों देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर क्यों है और कैसे तैयार होते हैं। इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गेनिजम्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर एनवायरमेंट के अंदर चेंज हो जाता है तो उस चेंज को एडजस्ट करने के लिए कोई नया ऑर्गन या नया टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर सडनली यानी कि अचानक डेवलप नहीं होता। इंस्टेड द एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगोज ग्रेजुअल चेंजेस। तो जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है उसी ऑर्गन्स के अंदर बदलाव होते हैं कि जिसकी वजह से जो परिस्थिति चेंज हुई है हमारे सराउंडिंग के अंदर उसके साथ वो एडजस्ट कर सके। तो बच्चों देखिए मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन आवर बॉडी इज यूजफुल इन सर्टन सिचुएशन। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कोई ऑर्गन जो है हमारे बॉडी का या कोई स्ट्रक्चर जो है वो हमें यूजफुल होता है। बट हाउएवर सेम ऑर्गन और सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन मे बी हार्मफुल और इवन यूजलेस टू अस। तो अगर परिस्थिति चेंज हो जाएगी तो वही ऑर्गन जो हमें उस पहली परिस्थिति में यूजफुल था, अगर परिस्थिति चेंज हो जाएगी तो उस परिस्थिति में वो ऑर्गन्स हमारे बॉडी को यूजफुल नहीं रहता है या उसका हमारे बॉडी को हार्म होता है। एंड सच ऑर्गन्स डीजेनरेट्स ग्रेजुअली फ्रॉम आवर बॉडी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से वो ऑर्गन्स क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है अंडर दैट सिचुएशन। उस परिस्थिति की वजह से वो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे नष्ट होता है, एकदम नष्ट नहीं होता है। तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स टू डीजेनरेट। तो उस ऑर्गन को नष्ट होने के लिए हजारों साल लगेंगे बच्चों। एंड देयरफॉर द ऑर्गन्स, these organs are appears in different phases of degeneration or that is the disappearance in different
ऑर्गेनिजम्स। तो वो ऑर्गन जो होता है, हम उस बॉडी के अंदर अलग अलग फेजेस में, यानी कि अलग अलग जनरेशन में धीरे धीरे नष्ट होते हुए हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो एक या दो दिन में या एक या दो पीढ़ियों में नष्ट नहीं होता। एक पीढ़ी में थोड़ा सा उसमें डिसअपियरेंस होगा, दूसरी पीढ़ी में थोड़ा सा नष्ट होगा, तीसरी पीढ़ी में थोड़ा सा नष्ट होगा, ऐसे करते करते हजारों सालों के बाद वो क्या होता है, नष्ट होता है। लेकिन वो ट्रेस अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सच ऑर्गन्स आर सीन in different phases of disappearance in different organisms. Such organs, though non-functional in different organisms, may be functional in some other organisms. वो organs एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूजलेस है तो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूजलेस होगा, ऐसे नहीं है। कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो यूजफुल भी हो सकता है, दैट इज इट इज नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों एग्जाम्पल से हम समझेंगे जिससे आपको ये वेस्टिजियल ऑर्गन समझ में आएगा। आ गया समझ में? अगर कुछ परिस्थिति में एक ऑर्गन हमारे बॉडी को यूजफुल होता है, परिस्थिति चेंज हो जाएगी तो वही ऑर्गन जो है हमारे बॉडी को यूजलेस हो जाएगा। अगर वो यूजलेस ऑर्गन हो जाता है तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वो ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। लेकिन एक या दो दिन में या एक या दो साल में या 2 या 4 पीढ़ियों में नष्ट नहीं होता, उसको हजारों साल लगते। तो हर एक पीढ़ी में वो जो ऑर्गन नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, तो वो ट्रेस अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देता है। लेकिन एक ऑर्गन एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूजलेस है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में यूजलेस होगा, ऐसे नहीं है। उस ऑर्गेनिज्म में वो फंक्शनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये अपेंडिक्स जो है हमारे बॉडी के अंदर इसका कोई यूज नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा होता है अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स जो है ह्यूमन बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है, बट इट इज फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स है जिसमें गाय है, बैल है, भैंस है, कि जो क्या करते हैं पहले अपना खाना खाते हैं और उसके बाद जो है शांति से बैठ के उस खाने को चबाते हैं और फिर से वो जो खाना है अपने पेट के अंदर ढकेलते हैं। उसको रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, रवन करने वाले ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा गाय भैंस ऐसे करती है, जब शांति से बैठते हैं, चबाते रहती है, तो उस ऑर्गेनिजम्स को रूमिनेंट करते हैं। उस रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म में अपेंडिक्स फंक्शनल है। क्यों, क्या है इसका रीजन क्या है कि जब ह्यूमन बीइंग जो है, हम पीछे अगर जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता था, पेड़ पौधे जो है उसके पत्ते खाता था, फल खाता था, खाना जो है वो कच्चा खाता था। तो उसके बॉडी के अंदर जो है वो सेल्यूलोज जो है वो सबसे ज्यादा जाता। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो भी एंजाइम्स रहते थे वो एंजाइम्स इस ऑर्गन्स में प्रेजेंट थे और वहां पे ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करते थे। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग जो है वो जैसे जैसे यूहल होते गया, उसमें कुछ बदलाव आते गए, वो खाना पका के खा रहा था और खाना पकाने की वजह से उसमें जो सेल्यूलोज थे वो सेल्यूलोज उसके बॉडी में कम जाते रहे। सेल्यूलोज अगर कम जाते रहे तो धीरे धीरे उसमें बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो है वो सेल्यूलोज को पचाने वाले कम तैयार होते गए और सेल्यूलोज कम तैयार होते गए तो वो ऑर्गन जो है वो बॉडी को क्या हो गया, वेस्टिजियल हो गया, उसका बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं रहा। तो धीरे धीरे वो ऑर्गन क्या हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है और जो है सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो है हमारे बॉडी के अंदर बचा हुआ है, यानी कि ट्रेस अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर अभी भी प्रेजेंट है। लेकिन रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म में पूरी तरह से डेवलप है, उसमें सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम्स तैयार होते हैं। सेकंड ऑर्गन जो है हमारे बॉडी के अंदर ईयर मसल्स जो है, पिन्ना, ये जो ईयर मसल्स है इसका भी हमारे बॉडी को कोई यूज नहीं है, बट इट इज यूजफुल इन द मंकी। दे यूज दैट ईयर पिन्ना फॉर द मूवमेंट ऑफ देयर ईयर पिन्ना। इसका जो ईयर पिन्ना जो मंकी के अंदर आपने देखा होगा, गाय या भैंस के अंदर देखा होगा, उसकी जो है मूवमेंट होती रहती है, तो उस मूवमेंट के लिए इसका यूज होता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर इसका मूवमेंट भी नहीं होता है और ये वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है। और बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन जो है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें से कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देखिए आप, विजडम टीथ, ये जो है आखिरी वाला जो हमारी दाढ़ होती है इसे हम कहते हैं विजडम टीथ, टूथ और दोनों को कहेंगे विजडम टीथ। ये जो है विजडम टीथ जो है हमारे बॉडी के अंदर इसका कोई यूज नहीं होता। इट इज द यूजलेस ऑर्गन, दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। चबाने में भी इसका कोई यूज नहीं होता। और सबसे आखिरी ये दांत आता है 20 या 22 साल के बाद। और बहुत सारे लोगों को सर्जरी करके ये दांत भी बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार वो सीधी तरह से बाहर नहीं निकलता। दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। और जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, एक कोकिक्स यानी कि ये टेल बोन, ये जो टेल बोन है इसका भी हमारे बॉडी के अंदर
अंदर कोई यूज नहीं होता। लेकिन ये जो पार्ट है बाकी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पूंछ होती है, टेल होती है, तो टेल के मसल जो है ये कोकिस इस बोन्स के साथ ये टेल के मसल जो है ये अटैच होती है। यानी कि यहाँ पे हमारे ह्यूमन बींग्स को जो है, हमारे पूर्वज जो है वहाँ उनको ये टेल थी इस जगह पे, और टेल के मसल्स यहाँ पे अटैच होते थे। लेकिन अभी हमारे बॉडी के अंदर टेल नहीं है, लेकिन ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स अभी भी हमारे बॉडी के अंदर है और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। हो सकता है और 400-500 साल के बाद ह्यूमन बींग के बॉडी के अंदर ये कोकिक्स नहीं पाया जाएगा। और जो है हमारे बॉडी के अंदर जो हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑफ ह्यूमन, बट दिस हेयर इज ऑल्सो द वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे 400-500 साल या 1000-2000 साल अगर हम पीछे जाएंगे तो वो ह्यूमन को देखते हैं तो उसके बॉडी के अंदर हेयर जो है बहुत ज़्यादा थे और जो है घने थे। लेकिन अभी जो है हेयर जो है वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो पतले हो रहे हैं, और ये वेस्टिजियल ऑर्गन से इसका हमारे बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं। और कुछ सालों के बाद या 400 या 500 सालों के बाद ऐसा ह्यूमन बीइंग जो रहेगा उसके बॉडी के अंदर हेयर ही नहीं होंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे सर के ऊपर बाल नहीं है, तो कुछ सालों के बाद सभी ह्यूमन जो होंगे उसके बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होंगे, क्योंकि हेयर जो है हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करता है। एयर, वाटर, ठंडी, गर्मी जो है इससे प्रोटेक्शन करता है। अभी ह्यूमन बीइंग जो है घरों के अंदर रहता है, इसकी वजह से उस प्रोटेक्शन का कोई फंक्शन नहीं रहा है, इसीलिए हेयर जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया। इस तरह से बच्चों अलग अलग तरह के वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये जो है इट गिव्स द एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए एविडेंस हमें देता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ईयर पिन्ना जो है हमारे बॉडी के अंदर यूजलेस है, लेकिन मंकी के अंदर यूजफुल है। यानी कि हमारे एंसेस्टर और मंकी के एंसेस्टर सेम हो सकते। अब टेल बोन्स है, जिन जिन प्राणियों को टेल है, पूंछ है, वो सभी हमारे जो है उसके और हमारे एंसेस्टर क्या है एक ही। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑल्सो गिव्स द एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। तो बच्चों हमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में पता हो गया, व्हाट आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड हाउ इट इज द एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। तो बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आता होगा, और क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट which organisms existed millions of year ago, यानी लाखों साल पहले हमारे धरती के ऊपर कौन से ऑर्गेनिजम्स थे। आज जो ऑर्गेनिज्म है वो लाखों साल पहले थे या नहीं, या लाखों साल पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो अभी हमारे धरती के ऊपर है या नहीं। हाउ कैन वी टेल दिस, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिडन इन द अर्थ बॉवेल। तो हमारे धरती के अंदर इसका आंसर छिपा हुआ है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ड्यू टू द डिजास्टर लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, large number of plants and animals have been buried inside the earth and their remnants and impressions preserved inside the earth, and that is called as fossils। तो लाखों साल पहले हमारे धरती के ऊपर कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे अर्थक्वेक है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन है, उसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स धरती के ऊपर जो है वो गड़ गए। और आज जब हम खनन करते हैं तो उनके जो है प्रिजर्व बॉडी जो है वो हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। तो फॉसिल जो है ये यहाँ पे देखिए लाखों साल पहले डायनासोर हमारे धरती के ऊपर था, ये हमें इस फॉसिल की वजह से ही पता चला है। तो ये फॉसिल जो है वो स्केलेटन के फॉर्म में मिलते हैं, उनका बोनी स्ट्रक्चर जो है धरती के ऊपर अंदर हमें मिलता है, या जो है रॉक्स के अंदर उनके जो है प्रिंट्स तैयार होते हैं, जिसे हम इंप्रेशंस कहते हैं। इस तरह के प्रिंट्स जो है हमें मिलते हैं, तो इससे हम जो है उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता कर सकते हैं। और लाखों साल पहले वो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कितने साल पहले वो ऑर्गेनिजम्स हमारे धरती के ऊपर था, इसको ढूंढने के लिए भी एक टेक्निक अवेलेबल है, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग मेथड। तो कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में। तो पैलियोंटोलॉजी क्या होता है बच्चों? पैलियोंटोलॉजी इट इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स तो आपने जान लिया, फॉसिल्स किसे कहते हैं? द रिमेनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और इंप्रेशन दैट आर एक्सकैवेटेड फ्रॉम द अर्थ
आर कॉल्ड एज फॉसिल। तो हमारे धरती के अंदर से जो हम स्केलेटन निकालते हैं प्लांट और एनिमल्स के, जो इंप्रेशन हमें मिलता है, कई बार रॉक्स के अंदर उस एनिमल का एग्स भी प्रिजर्व हमें मिलता है, इन सभी को फॉसिल फॉसिल कहते हैं। और उस फॉसिल का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ये फॉसिल्स जो है इसके पिक्चर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है ये मेथड क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, और इस कार्बन डेटिंग मेथड से कोई भी प्लांट और एनिमल्स जो है जिसका फॉसिल हमें मिलता है उसका एज कैसे निकालते हैं। तो बच्चों हमारी बॉडी जो बनी है वो कार्बन, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, क्योंकि जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, उन सभी के अंदर जो है कार्बन जो है ये मेन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सभी के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। बट कार्बन इज आइसोटोप, इट कंटेन्स द टू टाइप्स ऑफ atoms in the elements of carbon, that is carbon 14 and carbon 12. out of that carbon 14 is radioactive। तो carbon 14 जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं कार्बन के अंदर, और कार्बन 12 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है। अब देखिए कार्बन 12 और कार्बन 14 जब तक ऑर्गेनिज्म जीवित है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है इसका रेशियो जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स द फर्दर कंजम्पशन ऑफ कार्बन स्टॉप। जब हम मरते हैं, प्लांट और एनिमल कोई भी मरता है, तो उसके बाद उसके बॉडी के अंदर कार्बन नहीं जाता है, और एग्जिस्टिंग कार्बन जो है उसमें से कार्बन 14 इसकी डिकेइंग की प्रोसेस होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो एटम्स जो होते हैं वो मरने के बाद कार्बन 14 जो है वो डिके होता है, उसका प्रोपोर्शन कम होता है। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग और मेंटेनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14 टू कार्बन 12, कार्बन 14 और कार्बन 12 इनका प्रोपोर्शन मेंटेन रहने की जगह पे कार्बन 12 और कार्बन 14 का प्रोपोर्शन कम होता है। कार्बन 12 का प्रोपोर्शन तो वही रहता है, कार्बन 12 उतना ही रहता है, लेकिन कार्बन 14 डिके होने की वजह से उसका प्रोपोर्शन कम होते जाता है। अब प्रोपोर्शन कितना कम हुआ है? बाय स्टडिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 एंड the proportion of carbon 14 as carbon 12 in the body of organism, the age of that organism is deduced। तो इससे हम उस organisms का एज जो है वो निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकालते हैं? तो कार्बन डेटिंग मेथड से, और इसी को कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। तो कार्बन डेटिंग मेथड जो है, दिस कार्बन डेटिंग मेथड इज यूजफुल इन पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स का एज निकालने के लिए, एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल एंड मैन्युस्क्रिप्ट। तो पैलियोंटोलॉजी तो फॉसिल के साथ रिलेटेड होती है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है, एंथ्रोपोलॉजी इट इज रिलेटेड विद द मैनकाइंड, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन और सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन जूलॉजी, इसका रिलेशन होता है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में स्पेशली ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट और उसके इवोल्यूशन का अध्ययन किया जाता है। तो once the age of fossil been determined by such carbon dating technique, it becomes very easy to deduce the information about the erstwhile ऑर्गेनिजम्स। एक बार कार्बन डेटिंग टेक्निक से उस फॉसिल का एज हमें पता चल गया, तो उससे हमें पता चलता है वो कितने साल पहले वो ऑर्गेनिजम्स हमारे धरती के ऊपर था, और उस समय कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उस समय थे, उससे फिर हिस्ट्री जो है वो एक तैयार होती है, और इट गिव्स द स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। तो कई क्यों स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? तो डिस्कवरी ऑफ कार्बन डेटिंग टेक्निक देखेंगे हम। कार्बन डेटिंग टेक्निक जो इसको किसने डिस्कवर किया था, अब यहाँ पे एक जो है इमेज देख पा रहे, दिस इज द इमेज ऑफ विलार्ड हार्डी। तो विलार्ड लिबे नाम के साइंटिस्ट जो है, इन्होंने कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है वो ढूंढ निकाली। कार्बन डेटिंग टेक्निक में उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था? कार्बन 14 नेचुरली occurring, that is the naturally occurring carbon 14 and it is the radioactive and it get decay after the death of organism। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मरने के बाद उसके बॉडी में से कार्बन 14 जो है वो धीरे धीरे डिके होता है, उसका प्रोपोर्शन कम होता है, और कार्बन 12 का प्रोपोर्शन उतना ही रहता है। उस प्रोपोर्शन से हम एज निकाल सकते। ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी विलार्ड लिबे ने। तो फॉर दैट पर्पज ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1960 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। द एज ऑफ मटेरियल डिटरमाइंड बाय दिस मेथड आर पब्लिश इन द जर्नल रेडियो कार्बन। तो रेडियो कार्बन इस जर्नल ने उन्होंने कुछ मटेरियल का एज भी ढूंढ के निकाला था, वो इंफॉर्मेशन रेडियो कार्बन इस जर्नल में दी थी। अब देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल।
तो यहाँ पे एक फिगर आप देख पा रहे हैं, इसमें आप ग्राउंड लेवल का स्ट्रक्चर और फॉसिल जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो ग्राउंड के अलग अलग लेवल्स जो है, अलग अलग लेवल में अलग अलग तरह के फॉसिल्स मिले। तो ग्राउंड के अंदर सबसे नीचे जो फॉसिल्स मिले वो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले थे, और सबसे ऊपर जिनके फॉसिल्स मिले वो सबसे आखिरी में इवॉल्व हुए हैं, ये हमें दिखाई देता है। तो इस पिक्चर से हमें क्या पता चलता है, इट सीम्स दैट द वर्टेब्रेट हाउ स्लोली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इनवर्टेब्रेट्स। तो सबसे आखिरी में जो है हमें वर्टेब्रेट्स के फॉसिल्स दिखाई देते हैं, और वर्टेब्रेट जो है और उसमें सबसे आखिरी में मैमल्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं। पैलेओजोइक ईरा यानी कि सबसे लंबा समय था, कुछ कितने साल पहले था, ये था बच्चों 245 मिलियंस एगो, 572 245 मिलियंस ईयर एगो जो समय था, जो काल था, उसे कहते हैं पैलियोजोइक ईरा। और पैलियोजोइक ईरा में जो फॉसिल्स मिले वो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और इनवर्टेब्रेट। सबसे नीचे इनवर्टेब्रेट्स है, यानी कि सबसे पहले इनवर्टेब्रेट ऑर्गेनिजम्स थे, फिर पाइसेस फिशेस लाइक एनिमल्स तैयार हुए, फिर एम्फीबियंस पानी में भी रहते थे और जमीन में भी रहते थे, और मिजोजोइक ईरा का जो ड्यूरेशन है वो है 245 टू 65 मिलियंस ईयर एगो। तो इतने साल पहले जो है वो फॉसिल्स मिले हैं, वो रेप्टाइल्स और डायनासोर्स लाइक एनिमल्स। तो ये जो डायनासोर लाइक एनिमल, ये भी रेप्टाइल्स है। ये जो हमारे धरती के ऊपर जो था वो लुप्त हो गया 6500 लाख साल पहले हमारे धरती के ऊपर था, और उस धरती के ऊपर से फिर वो नष्ट हो गया। और सिनोजोइक ईरा जो है इट लास्ट फॉर 65 मिलियंस ईयर एगो। तो ये जो फॉसिल्स है इसका एज जो है 65 मिलियंस ईयर एगो। तो इस तरह से ग्राउंड लेवल से अलग अलग लेवल से जो फॉसिल्स हमें मिले हैं, तो उस फॉसिल से हमें पता चलता है कि वर्टेब्रेट्स एनिमल जो है वो इनवर्टेब्रेट्स ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए हैं, और सबसे आखिरी में मैमल्स इवॉल्व हुआ है। तो नेक्स्ट एविडेंस है कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक किसे कहते हैं बच्चों, देखिए यहां पे some plant and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as connecting link। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं उनके बॉडी के अंदर दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, उन्हें कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। एग्जांपल से हम समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये पेरीपेटस, ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, अभी भी हमारे धरती के ऊपर है। तो पेरीपेटस जो ऑर्गेनिजम्स है इसमें दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हैं। तो पेरीपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। ये जो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का है, एनेलिडा और ऑर्थोपोडा। तो इसका अर्थ है इसके अंदर एनेलिडा के भी कैरेक्टर है और ऑर्थोपोडा। और एनेलिडा ये अलग ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है जिसमें अर्थवर्म आता है, ऑर्थोपोडा ये अलग ग्रुप का एनिमल्स है, इसमें जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स आते हैं, जिसमें कॉकरोच। एक ही एग्जांपल मैं आपको बता लो। अब देखिए एनेलिडास के कौन से कैरेक्टर है इसमें बच्चों, सेगमेंटेड बॉडी, इसकी बॉडी जो है बॉडी के सेगमेंट्स है, जैसे अर्थवर्म के सेगमेंट्स होते हैं बॉडी की उस तरह के सेगमेंट है पेरीपेटस के। थीन क्यूटिकल है, उसके बॉडी के ऊपर कवर जो है वो क्यूटिकल से बनी हुई है, और दे कंटेन्स द पैरापोडिया लाइक ऑर्गन। ये जो है ये पैर के जैसे ऑर्गन दिख रहे हैं, इसे कहते हैं पैरापोडिया। और कुछ एनेलिडा जो है इसमें लोकोमोशन होता है पैरापीडिया की मदद से, और पेरीपेटस में भी लोकोमोशन होता है पैरापोडिया की मदद से। तो इस तरह से पता चलता है कि ये एनेलिडा के ग्रुप में, लेकिन इट हैज परफॉर्म द रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रकिया एंड हैविंग द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पेरीपेटस के अंदर ट्रकियल रेस्पिरेशन होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो एनेलिडा के अंदर नहीं है। और ये आर्थोपोडा का कैरेक्टर है, यानी कि पेरीपेटस के अंदर आर्थोपोडा और एनेलिडा दोनों के कैरेक्टर्स है, इसीलिए पेरीपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थोपोडा। तो इससे पता चलता है कि आर्थोपोडा ऑर्गेनिज्म जो है वो एनेलिडा से इवॉल्व हुए हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, यहां पे लंग फिश। ये लंग फिश जो, ये नाम से ही पता चलता है कि लंग फिश, यानी कि इसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग से होता है, और कोई भी फिश जो है वो लंग से रेस्पिरेशन नहीं करती है। लेकिन लंग फिश के अंदर बाकी जो कैरेक्टर है वो सभी फिशेस के, यानी कि फिशेस जो होते हैं वो पाइसेस में आते हैं। पाइसेस एंड लंग से रेस्पिरेशन करता है एम्फीबिया। तो एम्फीबिया, तो लंग फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
पाइसेस एंड एम्फीबिया। तो पाइसेस के सभी कैरेक्टर्स है इसके अंदर, वाटर के अंदर रहती है, इट इज प्योरली एक्वाटिक बट इट परफॉर्म द रेस्पिरेशन लाइक दैट ऑफ द एम्फीबिया। तो इससे हमें पता चलता है, तो एम्फीबियंस आर इवॉल्व फ्रॉम द पाइसेस। पाइसेस में कुछ बदलाव आ गए, कुछ फिशेज जो है वो लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन करते थे और फिर पानी और जमीन के अंदर भी रहने लगे, तो इस तरह से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं। अब और भी एग्जांपल देखेंगे, डक बिल प्लेटिपस। तो डक बिल प्लेटिपस जो है इट इज द डक बिल प्लेटिपस जो है इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। अब देखिए इसमें रेप्टाइल्स का कौन सा कैरेक्टर है, जो डकबिल प्लेटिपस होता है ये एग्स ले करता है, अंडी देता है, जो रेप्टाइल का कैरेक्टर है। और मैमल्स का भी कैरेक्टर इसके अंदर है, इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ बॉडी हेयर्स, उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स है जो मैमल्स के अंदर है, रेप्टाइल्स में हेयर्स नहीं होते। एंड इट शोज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, तो इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होता है। तो मेमोरी ग्लैंड और हेयर जो है वो मैमल्स का कैरेक्टर है और एग्स ले करना रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है। इससे हमें पता चलता है कि रेप्टाइल्स से मैमल्स इवॉल्व हुए, तो मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। ये डकबिल प्लेटिपस, दिस इज द लंग फिश एंड पेरिपेटस shows that the mammals are evolved from reptiles and amphibians from the fishes। तो मैमल्स जो है डकबिल प्लेटिपस से पता चलता है कि रेप्टाइल से मैमल इवॉल्व हुए और फिशेस से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं। तो कनेक्टिंग लिंक और यूज द एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट जो है बच्चों एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो यहां पे देखिए कुछ एम्ब्रियोज जो है, ऑल दीज आर द एम्ब्रियोज ऑफ वर्टेब्रेट्स, फिश, सैलामेंडर, टॉर्टाइज, चिकन, पिग, काऊ, रैबिट एंड मैन। ये सभी वर्टेब्रेट ऑर्गेनिजम्स है, इनके अलग अलग स्टेजेस के डेवलपमेंटल एम्ब्रियोज दिए। पहले स्टेजेस यानी कि अर्ली स्टेजेस में ये सभी एम्ब्रियोज जो है इस तरह से देखते। अब फर्स्ट स्टेज के अंदर देखिए ऑल दीज एम्ब्रियो, इस सभी एम्ब्रियो को अगर आपको मैंने बताया इसमें से आपको अगर मैंने ये नीचे का सभी जो है उसको रब कर दिया और आपको मैंने पूछा कि इसमें से फिश का एम्ब्रियो कौन सा है, ह्यूमन का एम्ब्रियो कौन सा है, पिग का कौन सा है, काऊ का कौन सा है, तो आप इसमें से पहचान नहीं सकते। तो आप यहाँ पे देख पा रहे ऑल द एम्ब्रियोज इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट शोज एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज इन बिटवीन देम दैट वी कैनॉट फाइंड आउट द डिफरेंस इन बिटवीन देम, बट then the differences gradually decreases in later stages of development। और सेकंड और थर्ड स्टेज में फिर डिफरेंसेस उनमें आ जाता है और फिर हम उसके एम्ब्रियो से वो कौन से ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो है वो पहचान सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये क्या बताती है हमें, तो दिस सिमिलैरिटी इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेट्स द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है, ये सभी वर्टेब्रेट्स एनिमल जो है एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि इवोल्यूशन हुआ है, ये यहाँ पे पता चलता है। तो बच्चों दीज आर ऑल द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।